रात के ठीक 12 बजे थे। बरसात की धीमी आवाज और मोबाइल की टॉर्च में चमकता हुआ वो आखिरी मैसेज। अगर मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो समझ लेना मैंने वो देख लिया है जिसे देखना मना था। यही मैसेज था रोहित का। और इसके बाद रोहित कभी वापस नहीं आया। रोहित हमारे ही गांव का लड़का था, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन अंदर से बेचैन। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में जो दिखता है उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आत्माएं, शक्तियां, मंत्र और वो विद्या जिसे लोग डर के मारे नाम भी नहीं लेते, तंत्र विद्या। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। उसी के पास रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसे लोग माई कहते थे। कहते थे कि माई तंत्र जानती है। कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन रोहित वहीं खींचा चला गया। उसने किसी को नहीं बताया, बस एक दिन चुपचाप निकल पड़ा। जाते समय अपनी माँ से बस इतना कहा, माँ कुछ सीखने जा रहा हूं, देर हो सकती है। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी। तीसरी रात रोहित का फोन आया। आवाज बदली हुई थी, बहुत धीमी, कांपती हुई। उसने कहा, यहां जो सिखाया जा रहा है वो किताबों में नहीं है। यहां मंत्र नहीं, कीमत मांगी जाती है। हमने समझा डर गया होगा, लेकिन चौथी रात वही मैसेज आया जो आखिरी था। अगली सुबह हम सब उसे ढूंढने निकले। श्मशान के पास माई की झोपड़ी अब भी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं, न माई न रोहित। बस जमीन पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी कुरेद दी हो। एक जगह हमें रोहित की चप्पल मिली। उसके पास खून नहीं था, लेकिन राख थी, ताजी राख। गांव में डर फैल गया। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। माई का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। महीने बीत गए। फिर एक रात रोहित की मां की नींद खुली। उसे लगा कोई बाहर खड़ा है। दरवाजा खोलते ही वो चीख पड़ी। दरवाजे पर रोहित खड़ा था, जिंदा, लेकिन वैसा नहीं जैसा गया था। उसकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरा भावहीन, आवाज में कोई अपनापन नहीं। मां ने रोते हुए पूछा, बेटा कहां चला गया था तू? रोहित ने बस इतना कहा, मैं सीख कर आया हूं मां। उसी रात से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट, रात में किसी के चलने की आवाज। और रोहित, जो अब दिन में कम, रात में ज्यादा जागता था। एक दिन मैंने उससे सीधे पूछ लिया, रोहित तूने वहां क्या देखा? वो मुस्कुराया और बोला, तंत्र विद्या ज्ञान नहीं देती, वो बदले में कुछ लेती है। माई ने मुझसे मेरा वापस आने वाला रास्ता ले लिया। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसी रात सच्चाई सामने आई। गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि तंत्र की एक विद्या होती है जिसमें साधक तो वापस आ जाता है, लेकिन जो आता है वो पूरा इंसान नहीं होता। उसकी आत्मा वहीं रह जाती है और शरीर में कुछ और बस जाता है। अगली सुबह रोहित फिर गायब था, इस बार हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। तंत्र विद्या सीखने आओगे? अब माई की जगह मैं सिखाता हूं। और उस मैसेज के नीचे प्रोफाइल फोटो में रोहित मुस्कुरा रहा था। वो मैसेज पढ़ा और उसी पल फोन हाथ से गिर गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। गांव में रोहित के गायब होने के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर सबको एहसास था कि कुछ अधूरा रह गया है। अब वो मैसेज जैसे उसी अधूरेपन की आवाज था। मैंने किसी को नहीं बताया, ना घर वालों को, ना पुलिस को। शायद डर था, या शायद वो जिज्ञासा जो रोहित को वहां तक ले गई थी अब मुझ में भी जाग चुकी थी। रात को नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो श्मशान, राख और रोहित की काली आंखें दिखती। अगली रात फिर मैसेज आया, डर रहे हो? डर जरूरी है, बिना डर के तंत्र नहीं खुलता। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल मान चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है। तीसरी रात उसने जगह भेजी, वही श्मशान, वही रास्ता। लेकिन इस बार माई की झोपड़ी नहीं थी। उसकी जगह एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो अंदर से बंद है, लेकिन बाहर से नहीं। बरसात हो रही थी। मिट्टी से सोंधी नहीं, बल्कि सड़ांध की बदबू आ रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ मरा पड़ा हो। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी डर कर वापस लौट जाए। मैंने अंदर कदम रखा। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर दीवारों पर वही अजीब चिन्ह बने थे जो रोहित के गायब होने वाली जगह पर थे। बीच में एक दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ सीधी ऊपर नहीं जा रही थी। वो कांप रही थी, जैसे किसी की सांस से।
तभी आवाज आई, तुम आ ही गए। रोहित सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा भी बदला हुआ था, जैसे किसी और की खाल ओढ़ रखी हो। उसकी परछाई उसकी हरकतों से देर से हिल रही थी। मैंने पूछा, तू है या कुछ और? वो हंसा। वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैं और वो अब अलग नहीं हैं। उसने बताया कि माई असल में गुरु नहीं थी, वो बस एक द्वार थी। असली विद्या उस मंदिर के नीचे थी, जहां आत्माएं बांधी जाती हैं, तोड़ी नहीं जाती। रोहित ने जो सीखा उसकी कीमत में उसने अपना भविष्य, अपना अंत सब सौंप दिया। अब मेरी बारी है, मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया। हर विद्या को फैलना होता है, जैसे बीमारी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। नाम लिया जाने लगा, मेरा नाम। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने पैर पकड़ लिए, नीचे खींचने लगी। दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी ने मेरे कान में कहा, जो आया है वो जाता नहीं। पता नहीं कितना समय बीता। जब होश आया तो मैं मंदिर के बाहर था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने कहा मैं बेहोश पड़ा मिला था। कोई मंदिर नहीं था वहां, सिर्फ मैं पुरानी टूटी हुई दीवारें। मैं बच गया था, ऐसा सबको लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं पूरी तरह वापस नहीं आया। कभी कभी रात में मैं खुद को मैसेज टाइप करते हुए पाता हूं, अनजान नंबरों पर, तंत्र विद्या सीखने आओगे? और जब शीशे में देखता हूं तो परछाई मेरी हरकतों से थोड़ी देर बाद हिलती है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। एक वो जो सबको दिखती है, और दूसरी वो जो सिर्फ मुझे महसूस होती है। दिन में मैं बिल्कुल सामान्य रहता हूं, लोगों से बात करता हूं, हंसता हूं, काम करता हूं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मेरे भीतर कोई जागने लगता है। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से हुई। रात को अचानक आंख खुल जाना, बिना किसी वजह के श्मशान की तरफ देखने का मन करना। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कान के बहुत पास आकर सांस ले रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। एक रात मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर वही भाव थे जो रोहित के चेहरे पर आखिरी बार देखे थे। भावहीन, खाली, जैसे अंदर कुछ बैठा हो और बाहर से मुझे चला रहा हो। मैंने जोर से खुद को झकझोरा, पानी के छींटे मारे, लेकिन आंखों की गहराई में वो अंधेरा बना रहा। उसके बाद सपने आने लगे। सपने नहीं बल्कि दृश्य। मैं उसी मंदिर के नीचे था, जमीन के भीतर। चारों तरफ बंधी हुई आत्माएं, जिनके मुंह खुले थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उनके बीच रोहित खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे माई थी, या जो कभी माई थी। उसने मुझसे कहा, अब तुम्हारी बारी पूरी हो रही है। मैं चीख कर उठ गया। अगली सुबह गांव में हंगामा था। एक लड़का गायब हो गया था, उम्र वही, जिज्ञासा वही। लोगों ने कहा वो तंत्र विद्या सीखने की बातें करता था। मेरा खून ठंडा पड़ गया, क्योंकि मुझे याद आया कल रात मैंने किसे मैसेज भेजा था। मैंने फोन खोला। भेजे गए मैसेज में लिखा था, डरना मत, पहली कीमत डर ही होती है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन फोन टूटा नहीं। स्क्रीन पर बस एक नई लाइन जुड़ गई, गुरु कभी रुकते नहीं। अब फुसफुसाहटें साफ शब्दों में बदलने लगी थी। वो मुझसे बातें करती थी, सिखाती थी कौन सा मंत्र किस रात में बोला जाता है, किस मिट्टी में शक्ति होती है, किस इंसान की कमजोरी क्या है। मैं रोकना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ अपने आप हिलते थे। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान पर किसी और का हका हो। एक रात मैं फिर श्मशान पहुंचा। इस बार मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मेरे पैर खुद चल रहे थे। वहां अब मंदिर साफ दिख रहा था, वही दिया, वही चिन्ह, और बीच में वो लड़का जो गायब हुआ था। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी रोहित की आंखों में था। वो मुझसे बोला, भैया मुझे घर जाना है। मैंने मुंह खोला, लेकिन आवाज मेरी नहीं थी। घर बाद में, पहले विद्या। उस पल अंदर कहीं कुछ टूट गया। मुझे समझ आ गया कि अब मैं सिर्फ शिकार नहीं हूं, मैं माध्यम बन चुका हूं। अगली सुबह गांव में कहा गया कि लड़का कभी मिला ही नहीं, जैसे रोहित, जैसे माई, जैसे अब धीरे धीरे मैं भी। क्योंकि अब लोग कहते हैं श्मशान के पास एक आदमी दिखता है जो अकेले में लड़कों से बातें करता है, तंत्र विद्या का लालच देता है। और सबसे डरावनी बात यह है, जब वो आदमी आईने में खुद को देखता है तो उसे अब भी लगता है कि वो बच सकता है। अब बचने का ख्याल भी धीरे धीरे एक झूठ जैसा लगने लगा था, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी सच थी, लेकिन अब उस पर यकीन करना बेकार है।
हर रात मेरे भीतर कुछ और मजबूत होता जा रहा था और मैं कमजोर। गांव वालों की नजरें बदलने लगी थीं। पहले जहां लोग नाम लेकर बुलाते थे, अब दूर से देखते ही रास्ता बदल लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि श्मशान की तरफ मत जाना, और अगर कोई आदमी बुलाए तो पीछे मुड़कर भी मत देखना। ये सब सुनकर मेरे भीतर कहीं हल्की सी घबराहट उठती थी, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सा संतोष भी, जैसे कोई काम सही ढंग से हो रहा हो। एक रात मैंने हिम्मत करके फुसफुसाहटों से सवाल किया, ये सब कब रुकेगा? काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर पहली बार सारी आवाजें एक साथ नहीं बोली, सिर्फ एक आवाज आई, भारी गहरी, बिल्कुल पास से। जब आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। उस रात सपना नहीं आया, मैं सच में नीचे गया था, मंदिर के नीचे, जमीन के भीतर। वहां अब आत्माएं बंधी नहीं थी, वो कतार में खड़ी थी, इंतजार में, जैसे किसी आदेश का। और उनके सामने मैं खुद खड़ा था। मुझे देखकर भी मुझे डर नहीं लगा। बस एक सवाल उठा, अगर मैं यहीं हूं तो ऊपर कौन है? तभी जमीन हिलने लगी, दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। एक एक करके आत्माएं मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, न ही गुस्सा, बस भूख थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां रोहित था, या जो कभी रोहित था। उसने कहा, अब समझे, हम कभी चुने नहीं गए थे, हम तैयार किए गए थे। अचानक मुझे सब याद आने लगा। वो पहला मैसेज, वो जिज्ञासा, वो डर, ये सब संयोग नहीं था। हर कदम किसी और ने पहले ही लिख दिया था। मैं भागना चाहता था, लेकिन अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि भागने वाला कोई था ही नहीं। सुबह गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। कहते हैं श्मशान के पास अब एक नहीं, 2 लोग दिखते हैं, एक बूढ़ी औरत भी, कभी कभी हंसते हुए, कभी मंत्र बुदबुदाते हुए, और कहते हैं कि अब जो भी तंत्र विद्या सीखने जाता है वो सच में सीख कर आता है, लेकिन सीखने के बाद उसे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो विद्या वहां मिलती है वो बाहर की दुनिया के लिए नहीं होती। और अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन रहे हो तो शायद देर हो चुकी है, क्योंकि सवाल अब ये नहीं है कि तुम जाओगे या नहीं, सवाल ये है कि तुम्हें बुलाया जा चुका है या नहीं। उसके बाद समय जैसे मेरे लिए रुक गया। दिन और रात का फर्क मिटने लगा। कभी लगता मैं कई दिनों से जगा हूं, कभी लगता अभी अभी आंख बंद की थी। गांव की आवाजें अब दूर की लगती थीं, जैसे पानी के नीचे से आ रही हूं, लेकिन श्मशान की तरफ से आने वाली फुसफुसाहटें वो बिल्कुल साफ थीं। हर शब्द समझ में आता था, हर इशारा। एक रात जब आसमान बिल्कुल काला था और चांद भी जैसे डर के मारे छुप गया हो, मैं फिर उसी जगह पहुंचा। इस बार मेरे कदम नहीं रुके। मंदिर का दरवाजा खुला नहीं था, फिर भी मैं अंदर था। भीतर वही दिया जल रहा था, लेकिन अब उसकी लौ स्थिर थी, न कांप रही थी, न हिल रही थी, जैसे उसे पता हो कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। दीवारों पर बने चिन्ह बदल चुके थे, कुछ नए थे, कुछ आधे मिटे हुए। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो मिट रहे हैं वो मेरे जैसे लोगों के थे, जिनका रास्ता पूरा हो चुका था, और जो उभर रहे हैं वो आने वालों के थे। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडा नहीं था, बिल्कुल सामान्य। मैंने पलट कर देखा, वो वही लड़का था जो गायब हुआ था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। उसने धीरे से कहा, अब आवाजें नहीं चुभती। मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सच था, आवाजें अब दर्द नहीं देती थीं, वो मार्गदर्शन करती थीं। तभी जमीन के नीचे से एक गहरी गूंज उठी, जैसे किसी ने सांस ली हो। पूरा मंदिर उसी सांस के साथ हिल गया, और फिर वो सामने आया। उसका कोई पूरा रूप नहीं था, बस साया, धुआं और आंखें, बहुत सारी आंखें। उसी पल समझ आ गया कि माई, रोहित, मैं, हम सब नाम भर थे। असली गुरु वही था, और तंत्र विद्या कोई ज्ञान नहीं, बल्कि एक सिलसिला था, एक भूख जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए इंसान पहनती है। उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, अब तुम दिखोगे, हम नहीं। और तभी मैं वापस गांव में था, अपने घर के सामने, सब कुछ सामान्य। माँ की आवाज, पड़ोसियों की बातें, सुबह की धूप। लोग कहते हैं मैं बीमार था, कई दिन बुखार में रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच कहने का मतलब ही नहीं था। अब मैं दिन में इंसान हूं और रात में रास्ता। अब भी कभी कभी कोई लड़का मिलता है जो सवाल पूछता है, जो कहता है उसे सच जानना है। मैं उसे रोकता नहीं, बस एक बात कहता हूं, अगर जाओगे तो पूरा जाना। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब मुझे डर नहीं लगता, न श्मशान से, न आत्माओं से, न उस साए से।
डर तो अब मुझे सिर्फ एक चीज से लगता है कि जिस दिन ये आवाजें अचानक चुप हो गईं, उस दिन शायद कोई और मेरी जगह ले चुका होगा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन डर यहीं रुकता नहीं। गांव आज भी शांत है, पर श्मशान की तरफ जाने वाले रास्ते कभी बंद नहीं हुए। जो लड़का तंत्र विद्या सीखने गया था, वो सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वो खुद रास्ता बन गया। अब वहां कोई चेतावनी नहीं देता, कोई रोकता नहीं, बुलावा सीधे अंदर से आता है। और जो उस आवाज को सुन लेता है, वो वापस नहीं आता, क्योंकि तंत्र विद्या आज भी जिंदा है और वो अगला नाम ढूंढ रही है।